मैंने आप लोगों को शायद बताया था लिनोलेनिक एसिड बनाने के लिए, बना लिया आप लोगों ने? यस सर। चलो गुड। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जिस बच्चे ने सही किया है तो ठीक है, जिसने नहीं किया है वो अपनी कॉपी पे बना देगा। देखो मैंने आपको लिनोलेनिक एसिड का कहा था 3 डबल बॉन्ड होता है, तो 3 डबल बॉन्ड अगर हम स्टार्ट करें तो COH से, तो दूसरा कार्बन एटम हो गया ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, और नाइन्थ के बाद में और 10th के बीच में डबल बॉन्ड था, और फिर ये 11th हो गया, और फिर 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड था, और फिर 13 14 हो गया, और ये 15 हो गया, और 15 और इसके बीच में डबल बॉन्ड, और फिर 15 और 16 ये वाला 17 हो गया, और ये वाला 18 हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये स्ट्रक्चर जो है लिनोलेनिक एसिड का हो गया। ये 9 और 10 कार्बन एटम है, और ये 12 एंड 13 है, और ये 15 एंड 16 है, और ये वाला जो है 18th होगा, और ये वाला जो है फर्स्ट होगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज लिनोलेनिक एसिड। आपको कम से कम याद रखना है पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर, बिकॉज पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। तो बाकी आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है कि डबल बॉन्ड का सीक्वेंस याद रहे ना रहे, तो बट कम से कम डबल बॉन्ड याद रख लेना, किसमें कितने डबल बॉन्ड होता है। जरा कौन सा फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है? कौन सा फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है? ओलिक एसिड में। हाँ, एक तो पामेटोलिक एसिड में और एक ओलिक एसिड में। और कौन सा में दो डबल बॉन्ड होता है? लाइनोलेनिक एसिड। लाइनोलिक एसिड। और किसमें तीन डबल बॉन्ड होता है? लाइनोलेनिक एसिड। और चार डबल बॉन्ड? एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड। तो बच्चों ये सारा कहानी फैटी एसिड के बारे में था, और आपको मैंने सिंपल लिपिड पढ़ा रहा हूँ। सिंपल लिपिड का पहले मैंने आप लोगों को बताया था ग्लाइसरॉल, और सेकंड बताया था फैटी एसिड। और अगर आप लोग अपने ओवरव्यू में देखेंगे कॉपी पे जो बना हुआ है, तो उसमें तीसरा सिंपल लिपिड जो है वो ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल था। तो अब हेडिंग कर लेना ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, और या इसको आप ब्रैकेट में या लिख सकते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड भी कहलाया जाता है। तो देखो बच्चों, ये है, इट इज ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल। और बच्चों ये ग्लाइसरॉल जो है एक शॉर्ट चेन अल्कोहल है। कितने कार्बन एटम बताया था मैंने इसमें? कितने कार्बन एटम बताए थे मैंने इसमें? 3 कार्बन एटम्स। तो जब 3 या 4 या 5 कार्बन एटम का अल्कोहल होगा उसको शॉर्ट चेन अल्कोहल कहेंगे। सो इट इज ईस्टर ऑफ ग्लाइसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। इसमें 3 फैटी एसिड होता है और एक ग्लाइसरॉल होगा, और ग्लाइसरॉल आप लोगों ने देखा था ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन था, और 3 ही कार्बन एटम है, तो इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट चेन अल्कोहल कहेंगे। सो फैटी एसिड्स fatty acid remains attached to glycerol by 3 ester bonds. Fatty acid remains attached to glycerol by 3 ester bonds that are formed by the process of dehydration.
आप लोगों ने देखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन से बना था और जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था वो भी डिहाइड्रेशन से बना था, और जो ये ईस्टर बॉन्ड है वो ये भी याद रख लेना, ये भी डिहाइड्रेशन से बनता है। सो इसमें लिख लेना आप ट्राई असाइलग्लाइसरॉल is also called as stored fat, या इसको हम लोग also कहते हैं न्यूट्रल फैट। सो ये हाइड्रोफोबिक होता है, या इट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू। It is stored in adipose tissue and is hydrophobic। और हाइड्रोफोबिक बताया था मैंने आप लोगों को, जो भी कोई मॉलिक्यूल वाटर से नफरत करता होगा तो वो नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर की वजह से इसको न्यूट्रल फैट कहते हैं, क्योंकि चार्ज वगैरह कुछ नहीं होता है। और स्टोर्ड फैट हम इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होता है। Are you done with this? Yes, sir. तो अब आप लोगों को नेक्स्ट में इसका स्ट्रक्चर दिखाते जाऊंगा। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है इसका। तो देखो बच्चों, यहाँ में मैं ग्लाइसरॉल बनाऊंगा, और जो मैंने आप लोगों को कहा था CH2OH, और फिर आप लोगों को कहा था CHOH, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे कहा था CH2OH, और इसे मैं यहाँ पे 3 फैटी एसिड लाऊंगा। तो 3 फैटी एसिड का अगर आप लोगों को याद होगा, एक जनरल स्ट्रक्चर फैटी एसिड का वो था R C डबल बॉन्ड O OH। तो बच्चों दूसरा फैटी एसिड लूंगा मैं, वो होगा R C डबल बॉन्ड O OH, और तीसरा होगा फैटी एसिड और वो होगा R C डबल बॉन्ड O OH। अब इन फैटी एसिड को मैं डिफरेंट कहूंगा। चलो मैं यहाँ लूंगा R1, यहाँ में R2 और यहाँ में R3। जरा बता दो, अगर ये पामेटिक एसिड होगा, इस R1 में कितने कार्बन एटम होंगे? अगर आधा फैटी एसिड पामेटिक एसिड है तो R1 में कितने कार्बन एटम होंगे? 1 to 15। ना 15 होंगे, 15। अगर पामेटिक एसिड में इधर से ही कह रहा हूँ, पामेटिक एसिड में कितने कार्बन एटम होते हैं? अरे पामेटिक एसिड में कितने कार्बन एटम होते हैं? अरे पढ़ाया था ना भाई लास्ट का क्लास में, 16 कार्बन एटम होता है। तो अब बताओ, अगर ये पामेटिक एसिड है, R1 में कितना होगा? अरे 15 होगा ना भाई। ये एक कार्बन जो है, ये एक कार्बन हो गया, और R1 में 15 होंगे, तो 15 और एक कितना हो गया? 16। अब बताओ, अगर ये एराकिडोनिक एसिड है, तो एराकिडोनिक एसिड अगर है तो R3 में कितने कार्बन एटम होंगे? 19। R1 में 19 होगा ना भाई। R1 में R में एक कार्बन एटम कम होता है फैटी एसिड से। अरे समझाया था ना भाई लास्ट क्लास में, R can contain 1 to 19 carbon atom and fatty acid may contain lowest of 2 carbon atom and highest of 20 carbon atom। पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? यस सर, अब बताओ, अगर ये स्टेरिक एसिड होगा तो R2 में कितना होगा? 17 होगा, और ये वाला एक हो गया कार्बन, और वो हो गया इसका 18, बिकॉज स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन एटम था। तो वैसे ही मैंने अब शॉर्ट करके जो बताया था, फैटी एसिड का RCOH होगा जनरल फॉर्मूला। तो अब यहाँ 3 फैटी एसिड मुझे डिफरेंट दिखाना था, R1 लिया, R2 लिया, R3 लिया। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला फैटी एसिड जो है, ये सारे के सारे फैटी एसिड्स हैं। और बच्चों ये वाला यहाँ में ग्लाइसरॉल है। अब जब हम लोग इसको इस ग्लिसरॉल के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ में बॉन्ड बनेगा, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा।
और इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा अब यहाँ में 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आएगा, और जब 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो उसी प्रोसेस को कहा था मैंने डिहाइड्रेशन, और यहाँ में ग्लाइसरॉल होगा, और ग्लाइसरॉल का क्या क्या रहेगा अब यहाँ में CH2 CH2, और क्या रहेगा साथ में O, और यहाँ से फैटी एसिड का क्या है R1CO, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये R1 ये R1 है, और इसके साथ यहाँ में CO है। तो बच्चों ये यहाँ में सपोज दूसरा R2 और इसमें C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ में तीसरा R3 और इसका C डबल बॉन्ड O। क्लियर? तो अब इनके बीच में ये बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड कुछ ऐसे होगा, और जो ये वाला होता है इसको हम एसाइल कहते हैं। जब फैटी एसिड से OH निकलेगा उसको एसाइल कहते हैं, और ये एसाइल अब इस ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ जाएगा, और ये एसाइल अब इस ग्लाइसरॉल के साथ जुड़ जाएगा, और जब ये अटैच होगा तो इस बॉन्ड को कहते हैं हम ईस्टर बॉन्ड। और ये है ग्लाइसरॉल और ये है 3 एसाइल, तो कहेंगे ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। Are you done with this? सब बुझ रही। हाँ, तो इसमें याद रख लेना 3 ईस्टर बॉन्ड होगा, 1, 2 और 3। और यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को लिखाया था कि फैटी एसिड रिमेन अटैच्ड टू ग्लाइसरॉल by 3 ईस्टर bonds that are formed by the process of dehydration। और एक ग्लाइसरॉल में, एक ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल में एक ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड होगा। तो ये आप लोगों को पूछा जाता है, और दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। अब कितना फैटी एसिड होता है ट्राइग्लिसराइड में? कितना फैटी एसिड होगा ट्राइग्लिसराइड? 3 होगा। और कितना ग्लिसरॉल होगा? 1 होगा। ठीक, तो अब बच्चों बता दो मुझे, अगर मैं ये फैटी एसिड हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल? चलो मैं यहाँ पे ऐसे बता दूंगा आप लोगों को, मैं यहाँ पे ये एक फैटी एसिड हटा दूंगा। चलो ये फैटी एसिड को अलग कर दिया मैंने, अब बताओ क्या बचेगा? अगर ये अभी ट्राइएसाइल था, अब एक फैटी एसिड हटा दिया, बचेगा क्या? डाइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड है ना। तो अगर मैंने एक और फैटी एसिड हटा दिया, क्या बचा? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। अगर मैंने एक और फैटी एसिड हटा दिया, क्या बना? यहाँ में ग्लिसरॉल अलग मिला और 3 फैटी एसिड अलग मिले। तो ये मैं आपको फैट के डाइजेशन में पढ़ाऊंगा कि जब भी ट्राइग्लिसराइड ब्रेक होगा तो वो ब्रेक होता है फाइनली ग्लिसरॉल में और 3 फैटी एसिड में। तो वो एंजाइम का नाम होता है लाइपेज, जो इस बॉन्ड को तोड़ता है, ये वाला रेड वाला बॉन्ड। लाइपेज आएगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और लाइपेज आएगा इस बॉन्ड को तोड़ेगा, लाइपेज आएगा और जो ये तीसरा वाला बॉन्ड है ये टूटेगा, और जो ही लाइपेज काम करेगा और ये ग्लिसरॉल अलग, 3 फैटी एसिड अलग, और ये ग्लिसरॉल फिर घुस जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, और ये फैटी एसिड घुस जाते हैं क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि इनसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और वो आपको बॉटनी टीचर रेस्पिरेशन में सिखा देगी। और फिलहाल ये स्ट्रक्चर जो था ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था। तो अब अपना इसमें लिख लेना ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड and monoglyceride. Monoglyceride contains 3, 2 and 1 fatty acid respectively.
ट्राइग्लिसराइड में 3 होगा और डाइग्लिसराइड में 2 होगा और मोनोग्लिसराइड में जो है उसमें 1 फैटी एसिड होगा। डन। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है, एप्लीकेबल क्वेश्चन। देखो 3 फैटी एसिड है और 1 ग्लिसरॉल है। तो अब देखो बच्चों, ये ट्राइग्लिसराइड जो है इसमें आप देख लो कोई चार्ज नहीं है और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है। और प्लस ये ट्राइग्लिसराइड हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, तो इसीलिए इसको स्टोर्ड फैट कहते हैं या इसको न्यूट्रल फैट कहते हैं। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ट्राइग्लिसराइड may be present in the form of fats and oils. Triglycerides may be present in the form of fats and oils that differs from each other on the basis of their melting point. Triglyceride may be present in the form of fats and oils that differs from each other on the basis of their melting point. Is this clear? तो अब हम लोग देखेंगे कि ये फैट एंड ऑयल क्या होता है। तो आप एक कॉलम में वहां पे फैट लिख लेना और दूसरे कॉलम में आप लोग ऑयल लिख लेना। और बच्चों इसमें लिख लेना they have high melting point. They have high melting point, thus they are solid at room temperature. और इसमें लिख लेना they have low melting point. They have low melting point, thus they are liquid at room temperature. क्या कोई बच्चा मुझे आप बताएं कि फैट में क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा? क्या फैट में ज्यादा अनसैचुरेटेड होगा या सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा? कौन सा फैटी एसिड कहा था मैंने आप लोगों को फ्लूइडिटी ऑफ फैट डिक्रीज करता है और कौन सा कहा था फ्लूइडिटी ऑफ फैट जो है इंक्रीज करता है? सैचुरेटेड डिक्रीज करता है, फ्लूइडिटी सैचुरेटेड डिक्रीज करता है ना फ्लूइडिटी। अब बता दो फैट क्यों अब सॉलिड है, क्योंकि उसमें क्या ज्यादा होगा, सैचुरेटेड या उसमें अनसैचुरेटेड फैटी ज्यादा होगा? अनसैचुरेटेड। ना ना ना, अगर अनसैचुरेटेड ज्यादा होगा फ्लूइडिटी ज्यादा होगा ना भाई। अरे फैट फ्लूइड है या ऑयल फ्लूइड है? ऑयल फ्लूइड। ऑयल है, तो अब ऑयल अगर फ्लूइड है तो क्या कौन सा फैटी एसिड इसमें ज्यादा होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, बिकॉज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज द फ्लूइडिटी। तो इसमें लिख लेना दे हैव मोर सैचुरेटेड देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
और बच्चों यहाँ पे लिख लेना they have more unsaturated than saturated fatty acid. ये CPSP जो है प्लीज वो माइक्रोफोन को बंद रखें। They have more unsaturated than saturated fatty acid. अब देख लो बच्चों, इधर में आप लोग याद रख लेना। अब एग्जाम्पल जो होगा, सपोज हम लोग यहाँ में घी लेंगे, या इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि दे आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, यूजुअली प्लांट्स। और जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ में घी, और जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बटर, और वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है। और जैसे हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का लिखेंगे, एनसीईआरटी ने लिखा है जिंजली ऑयल, और जिंजली ऑयल मतलब सेसम का ऑयल, और ये एनसीईआरटी का लिख रहा है। और बाकी आप कोई सा भी ऑयल लिखेंगे, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो इसीलिए ऑयल जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बिकॉज उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा, और फैट में ज्यादा होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसीलिए वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। और ये वाला जो है आप लोगों को याद रखना है एनसीईआरटी से, ये वाला पॉइंट, बिकॉज एनसीईआरटी ने कहा है कि दे डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। एंड दिस वाज रिगार्डिंग द ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। और ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला बताया था मैंने, एनसीईआरटी में है, और प्लस ये जिंजरी ऑयल वाला पॉइंट जो है एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। तो बच्चों ये था थर्ड एग्जांपल ऑफ सिंपल लिपिड, और जिनको हम लोग कहते हैं व्हाट, ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल। या तो वो फैट में प्रेजेंट होता है, और या तो वो ऑयल में प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग फोर्थ एग्जांपल लिखेंगे, और फोर्थ एग्जांपल जो है वो वैक्सेस था। और इसमें आप लोग लिख लेना दे आर esters of long chain alcohol, लॉन्ग चेन अल्कोहल के ब्रैकेट में जैसे लिख लेना सीटाइल अल्कोहल, और या लिख सकते हैं मेरेसिल अल्कोहल। और लिख लेना 1 फैटी एसिड। जरा ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल में कितना फैटी एसिड था? 3 फैटी एसिड। और इस वैक्सेस में क्या होता है? 1 फैटी एसिड। ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल में शॉर्ट चेन फैटी एसिड था या लॉन्ग चेन फैटी एसिड था? शॉर्ट चेन फैटी। और इधर इनमें क्या होता है? लॉन्ग चेन अल्कोहल होता है। जरा मुझे शॉर्ट चेन अल्कोहल का एग्जांपल बता दो, क्या बताया था? ग्लाइसरॉल। और यहाँ पे अब बता दो मुझे लॉन्ग चेन अल्कोहल का एग्जांपल, जैसे सिटाइल अल्कोहल है, जैसे मेरिसिल अल्कोहल है, और इनमें 20-20 कार्बन एटम जो है रहते हैं, और ये इसीलिए इनको कहते हैं लॉन्ग चेन अल्कोहल, और खाली 1 फैटी एसिड इनके साथ जुड़ा रहता है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग इन वैक्सेस का एग्जांपल देखेंगे। तो अब आप लोग वो कॉलम वाइज में ही लिख देना। तो एक में आप लोग लिख लेना एग्जांपल्स ऑफ वैक्सेस, और यहाँ पे लिख लेना देयर प्रेजेंस, एंड आप इसमें सिग्निफिकेंस भी लिख।
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेस, और दूसरा हम लोग लिखेंगे क्या है इनका सिग्निफिकेंस और क्या है उनका तो देखो बच्चों, पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग लेंगे बीजवैक्स। और ये बीजवैक्स जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय abdominal glands, of worker bees। और वर्कर बीज याद रख लेना, वर्कर बीज जो है वो स्टेराइल होता है, स्टेराइल हनी बीज या फीमेल हनी बीज। हनी बीज में 3 कास्ट होता है ना, एक को कहते हैं क्वीन, एक को कहते हैं ड्रोन, और ड्रोन मेल होता है, और एक को कहते हैं वर्कर बी। जो घर का काम वाम संभालता है उसको वर्कर बी कहता है, और वो वर्कर बी फीमेल ही होती है, और लेकिन स्टेराइल होता है, अंडा वगैरह वो नहीं दे सकता है, और उन्हीं का एब्डोमिनल ग्लैंड से ये प्रोड्यूस होता है वैक्स, और उसको कहते हैं बीज वैक्स। और ये बीज वैक्स में होता है, it contains a hexacosyl palmitate। और बच्चों, हेक्साकोसाइल palmitate का मतलब क्या है? इसमें प्रेजेंट होता है मेरिसिल अल्कोहल, और प्लस इसमें रहता है एक फैटी एसिड, और वो एक फैटी एसिड इसमें पामिटिक एसिड होगा। इफ ऑयल और फैट किसी का छोटा है वो जल्दी से कंप्लीट करे इसे। Are you done with this now? चलो अब इसमें लिख लेना, ये बीज वैक्स वर्कर बीज प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें हेक्साकोसाइल palmitate होता है। और हेक्साकोसाइल palmitate अभी बताया था मैंने, या तो मेरिसिल अल्कोहल होगा, एक फैटी एसिड होता है, और वो एक फैटी एसिड जो इसमें है वो पामिटिक एसिड है, इसीलिए इसको हेक्साकोसाइल palmitate कहते हैं। सो इसमें आप लोग नेक्स्ट जो है लिख लेना, सेकेंड वन सिरुमेन। और बच्चों सिरुमेन में लिख लेना इट इज एयर वैक्स। सो इट इज produced in external auditory meatus। It is produced in external auditory meatus by ceruminous glands। और बच्चों इन ceruminous gland को हम also कहते हैं wax glands। It traps dust and bacteria। और बच्चों ये रिपेल करता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट्स, और इसीलिए ये कान के इन्फेक्शन को बचाता है। किसी बच्चे का कोई डाउट है? So it is produced in external auditory meatus
तो बच्चों जो कान का हम लोग ईयरबड डालते हैं ना कान में, और वो कान में जब हम ईयरबड डालते हैं सफाई के लिए, और जिस कान के हिस्से में वो ईयरबड हम लोग डालते हैं और वहां से वो वैक्सी जैसा सब्सटेंस निकलता है, और वो कान का हिस्सा को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स। तो मतलब अगर ये हम लोग का ईयर है और ये जो है ऑडिटरी मैटर्स होते हैं, और जिसमें हम ईयरबड डालते हैं और कान का सफाई करते हैं, और उसमें जो वैक्स निकलता है उसको सिरुमेन कहते हैं या उसको ईयर वैक्स कहते हैं, और ये हम लोगों का बाहर वाला कान का हिस्सा है और जिसको ईयर पिन्ना कहते हैं। हाँ, मैं दोबारा से बता दूंगा आपको, जो हम लोगों का ईयर का हिस्सा जो है जिसमें हम लोग ईयरबड डालते हैं और ईयरबड से सफाई करते हैं, और वो कान का हिस्सा जो है ऑडिटरी मैटस होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस, और उसी एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटस में प्रेजेंट होता है ग्लैंड, और जिनको हम लोग सिरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, और जिनको हम लोग जाके कहते हैं वैक्स ग्लैंड्स, और वो वैक्स ग्लैंड जो है वो वहाँ वैक्स प्रोड्यूस करता है, और जिसका नाम है सिरुमेन, जिसका नाम है ईयर वैक्स। और वो ईयर वैक्स काम क्या है, अगर डस्ट आएगा कान में, बैक्टीरिया आएगा कान में, उसको अंदर तक जाने नहीं देगा, फंसा देगा, और प्लस अगर इंसेक्ट वगैरह आएगा, इंसेक्ट को गंदा स्मेल आएगा सिरुमेन का, वो रिपल हो जाएगा और कान के इन्फेक्शन को बचाता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला था रिगार्डिंग, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट हाँ। ये सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. हैंडराइटिंग थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, हैंडराइटिंग थोड़ा कम समझ में आ रहा है। चलो मैं वो बड़ा फॉन्ट करके लिखूंगा, मैं बड़ा फॉन्ट करके लिखूंगा, और ताकि एक मिनट, यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ये। चलो मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा करके लिखूंगा। तो अब देख लो बच्चों, अब तीसरा जो है लिख लेना, और वो तीसरा वाला यू कैन राइट देयर, एंड दिस वाज सिरुमेन, एंड देन लिख लेना लेनोलिन। और ये लेनोलिन जो है ये प्रेजेंट होता है, इट इज द वैक्स प्रेजेंट इन present in the fur of animals, like जैसे sheep है। और इसमें लिख लेना it provides a water resistance। जो शीप का फर है, शीप के फर में एक वैक्स रहता है और वैक्स को कहते हैं लेनोलिन, और वो लेनोलिन उस शीप के फर में पूरा कवर किया होता है, और उस शीप को जाके वहां में वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसके फर। और चौथा जो है एग्जांपल, यू विल राइट देयर वैक्स डी, और वैक्स डी में लिख लेना इट इज present in the cell wall of bacteria, in the cell wall of bacteria like Mycobacterium tuberculosis। It is present in the cell wall of bacteria like Mycobacterium tuberculosis and लिख लेना
Mycobacterium leprae. It is present in the cell wall of bacteria like Mycobacterium tuberculosis and लिख लेना Mycobacterium leprae. और बच्चों इसका सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, it provides pathogenicity. पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी. It provides pathogenicity to these bacteria. तो ये था वैक्सेस के एग्जाम्पल के बारे में. सबसे पहले मैंने आपको बीज वैक्स बताया और बच्चों सेकेंड वैक्स बताया था सिरुमेन जिसको एयर वैक्स कहते हैं, और लेनोलिन जो फर ऑफ शीप में होता है और वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और वैक्स डी और जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है एंड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो लेप्रोसी कॉज करता है. और ये इन बैक्टीरिया को बीमारी करने वाला प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है एज इसी वैक्स डी को यूज करके वो सेल्स को हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करता है. आर यू डन विद दिस? Yes, sir. So this was regarding the example of waxes. तो बच्चों अब आप लोग लिख लेना क्यूटिन जो सिंपल लिपिड का एग्जांपल था, और इस क्यूटिन में लिख लेना इट इज प्रेजेंट इन the cuticle of plant leaves. और देन आप लोग नेक्स्ट जो है लिख सकते हैं सुबेरिन. और बच्चों ये भी प्रेजेंट होता है प्लांट्स में. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट्स. तो मे भी कभी कभार पूछा जाए क्यूटिन एंड सुबेरिन क्या है, तो याद रख लेना इनको हम सिंपल लिपिड कंसीडर करते हैं, और ये दोनों प्लांट्स में होता है. और बाकी आपको इम्पोर्टेंट जो है ट्राई एसाइल ग्लाइसोल का स्ट्रक्चर और पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल लिपिड्स. तो अब हमें जो दूसरा देखना है और वो है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. और बच्चों कॉम्प्लेक्स लिपिड को हम लोग ऑल्सो कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं. कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स. और कॉम्प्लेक्स लिपिड या कंपाउंड लिपिड में लिख लेना दे contain some other components besides alcohol and fatty acids. इनमें अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं, तो वो अभी मैं आपको बता दूंगा वो क्या क्या पार्ट इसमें प्रेजेंट होगा. तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा कि ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है, और बच्चों इस कॉम्प्लेक्स लिपिड में याद रख लेना अल्कोहल भी होगा.
और इसमें फैटी एसिड भी हो सकता है, और बच्चों इसमें फॉस्फेट भी हो सकता है, और इस फॉस्फेट के साथ इसमें नाइट्रोजनस बेस भी हो सकता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, और इसमें प्रोटीन भी हो सकता है। अब और करके लिख लेना, और कार्बोहाइड्रेट्स, और यह लिख लेना और प्रोटीन। तो इस लिपिड को जिसमें ये सारी चीजें होंगे, और उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। और एक सिंपल लिपिड में ज्यादातर अल्कोहल और फैटी एसिड होता था, लेकिन एक सिंपल फैटी एसिड और सिंपल ग्लाइसरॉल को भी हम कंसिडर कर सकते हैं सिंपल लिपिड। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स लिपिड जब भी हम बात करें, अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा इसमें कुछ और भी होता है। फॉस्फेट हो सकता है, बेस हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। Are you done with this? Yes, sir. हाँ, तो इसमें अब हमें देखना है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जरा कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या क्या एग्जाम्पल था इसका। Phospholipid, glycolipid, protein. वेरी गुड। फॉस्फोलिपिड था, ग्लाइकोलिपिड्स था, और क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन्स था। तो बच्चों इसका हम लोग पहला वाला अब स्टार्ट करें, और वो पहला वाला हम लोग लिखेंगे यहाँ में फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड में लिख लेना दे आर phosphate containing phosphol complex lipids। और इन फॉस्फोलिपिड में आप लोग याद रख लेना, मैं शॉर्ट तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, और क्योंकि ज्यादा डीप इसमें हमें जाना नहीं है, और जितना भी आपका नेसेसरी है वो मैं आपको फुल बताते जाऊंगा। फॉस्फोलिपिड में सबसे पहले मैं यहाँ में अल्कोहल कहूंगा, और बच्चों प्लस इसमें आप लोग याद रख लेना फैटी एसिड तो होगा ही होगा, और प्लस इसमें फॉस्फेट होगा, और प्लस इसमें बेस होगा। और ये इस फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन है। और जो ये बेस होगा, दिस बेस कैन बी इथेनॉल एमाइन, और बच्चों दिस बेस कैन बी कोलाइन या कोलिन। फॉस्फोलिपिड्स में बेस हो सकता है कोलिन, और यह हो सकता है इथेनॉल एमाइन। और ये फॉस्फोलिपिड बताया था मैंने दो तरह का, जरा क्या था वो दो टाइप फॉस्फोलिपिड का। Glycerophospholipids and sphingophospholipid. वेरी गुड, दे आर ऑफ टू टाइप्स। और पहला वाला जो टाइप लिखेंगे आप वहां पे, और जो वो लिख लेना ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स, और ग्लाइसेरोफॉस्फोलिपिड में लिख लेना दे contain glycerol as an alcohol।
they contain glycerol as an alcohol that remains attached with two fatty acids. जरा ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल में कितना ग्लाइसरॉल था? ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल में कितना ग्लाइसरॉल था? 3 ना ग्लाइसरॉल 1 1 और फैटी एसिड 3। बच्चों इसमें कितना ग्लाइसरॉल है? 1 और कितना फैटी एसिड है? 2 No, that remains attached with two fatty acid by ester bonds. अब इसीलिए इन फॉस्फोलिपिड का हमने ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड नाम दिया, बिकॉज इस अल्कोहल की जगह में अब ग्लाइसरॉल आएगा। तो इसका मतलब ये जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड होगा तो बच्चों इसमें अब याद रख लेना आप, एक तो इसमें अल्कोहल की जगह में अब क्या लिखूंगा? ग्लाइसरॉल और प्लस फैटी एसिड और प्लस फॉस्फेट और प्लस जो मैंने आपको बेस बताया था, या बेस होगा इथेनॉल एमाइन और या तो बेस हो सकता है कोलिन। तो दैट मीन्स जब भी हम अल्कोहल की जगह में ग्लाइसरॉल लगाएंगे तो हम कहेंगे कि ये हो गया ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को 2 याद रखना है। एक एग्जाम्पल जो है इसका फॉस्फेटिडाइल कोलिन है। ये दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और इस फॉस्फेटिडाइल कोलिन को हम लोग जो है कहते हैं, एक को सेफाइलिन कहते हैं और एक को लेसिथिन कहते हैं। दिस इज लेसिथिन। और बच्चों एक होता है फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन, और ये फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन को सेफाइलिन कहते हैं। और ये दोनों कॉमन नेम आप लोगों को याद रखना है, इनका पूरा नाम भी और इनका जो है कॉमन नेम भी। और अब आप लोग देख लो, याद रख लेना थोड़ा सा मैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा जो ढंग से नहीं पढ़ेगा। अब जिसका बेस सी से स्टार्ट हो रहा है, जिसका बेस सी से स्टार्ट हो रहा है और उसका कॉमन नेम सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, और जिसका बेस सी से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है और उसका जो है कॉमन नेम सी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कंफ्यूजन होना है, ड्यू है 100% कि किसको लेसिथिन कहते हैं, किसको सेफाइलिन कहते हैं। सो दिस इज इजी वे टू डिफरेंशिएट व्हिच इज लेसिथिन एंड व्हिच इज सेफाइलिन। अब बताओ मुझे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड का 2 एग्जांपल। Phosphatidyl choline and phosphatidyl ethanol. Phosphatidyl ethanol amine. Should I move to the next page? Yes, Sir, sir. 1 minute. Done, sir. देखो यहाँ पे, और यहाँ में अब आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताता हुआ जाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर होगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड्स वगैरह बनाना हम लोगों ने सीख लिया है। देखो बच्चों इधर यहाँ में मैं ग्लाइसरॉल बना लूंगा और ये ग्लाइसरॉल जो है CH2, फिर आप लोगों ने देखा था CH, और फिर आप लोगों ने देखा था यहाँ में CH2 था, और ये वाला जो है अटैच होगा विद अ फैटी एसिड, और वो फैटी एसिड बताया था मैंने ऐसे होगा ईस्टर बॉन्ड से। फिर ये वाला भी जो है ये अटैच होगा फैटी एसिड से, और यहाँ में, और ये जो है ये अटैच हो जाएगा फॉस्फेट के साथ। तो यहाँ में अगर फॉस्फेट लूंगा
और बच्चों ये फॉस्फेट जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होता है और OH होगा। अब देखो ये OH और ये OH, ये OH और ये OH, यहाँ से ना वाटर बाहर आएगा इधर से ऐसे, और जब वाटर बाहर आएगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। और जब ये बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो प्लस यहाँ से नीचे होगा OH। अब देखो यहाँ से मैं इथेनॉल एमाइन ले आऊंगा, तो वो इथेनॉल एमाइन जब मैं लूंगा, आप लोग सब जानते हैं कि भाई इथेनॉल जो है वो होगा CH3 CH2OH। अब देखो ये OH इधर से और ये H यहाँ से बाहर आएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल, और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा तो ये इथेनॉल जो है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन इथेनॉल एमाइन है, तो इस इथेनॉल एमाइन में क्या होगा, अब यहाँ में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे। तो इसीलिए ये जो 3 प्रोटॉन है इधर, इन 3 हाइड्रोजन की जगह में अब मैं 3 मिथाइल ग्रुप ये इथेनॉल एमाइन में ऐड करूंगा। तो दैट मीन्स ये इथेनॉल था इधर, और ये इथेनॉल जो है अब इससे बाइंड हो गया बाय द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, और यहाँ में अब जो ये इथेनॉल का कार्बन एटम होगा और इसमें अब जाके अमाइनो ग्रुप अटैच होगा, और वो अमाइनो ग्रुप कुछ ऐसे होगा। यहाँ में ये CH2 होगा, इथेनॉल एमाइन, और इस इथेनॉल एमाइन के साथ NH होगा अटैच, NH2, लेकिन ये NH3 एक्वायर करेगा और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। सो अब देखो इसको हम लोग कहेंगे इथेनॉल एमाइन, और जब इथेनॉल एमाइन होगा तो इस फॉस्फोलिपिड का नाम जो है वो होगा सेफेलिन। अब बताओ मुझे कितने ग्लिसरॉल है इस सेफेलिन में, कितने ग्लिसरॉल है इस सेफेलिन में बच्चों, कितना ग्लिसरॉल है इस सेफेलिन में? अरे एक ही है ना भाई, इतना सोचने का क्या है, एक ही है ना ये वाला। और कितना फैटी एसिड है? 2, एक ये और एक फॉस्फेट है, और इसके साथ बेस अटैच हुआ है इथेनॉल एमाइन, और ये इथेनॉल एमाइन मिलजुल के इसको कहते हैं, इस वाले को कहते हैं फॉस्फेटिडाइल, और जब इथेनॉल एमाइन अटैच होगा तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमाइन, और शॉर्टली कहते हैं सेफेलिन। और जो ये वाला बॉन्ड जो होगा, दिस बॉन्ड इज ईस्टर बॉन्ड, और ये वाला जो है ये फैटी एसिड है, और ये वाला जो है ये फैटी एसिड है, और ये वाला जो है ये ग्लिसरॉल है, और बाकी ये वाला जो है ये इथेनॉल एमाइन है। और 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फेट और एक इथेनॉल एमाइन, और मिलजुल के बना देगा ये सेफेलिन। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. अब देख लो आप इधर, यहाँ पे लिख लेना, दिस सेफेलिन इज प्रेजेंट इन cell membranes of nervous tissue, और जैसे लिख लेना फॉर एग्जांपल ब्रेन। आप लोग कहते हैं ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कुछ बता दो मुझे। टेल मी समथिंग अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसका बना होता है सेल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। और बच्चों यही फॉस्फोलिपिड जो है वहां में प्रेजेंट होता है, यही वाले फॉस्फोलिपिड, या तो सेफेलिन होगा, या तो ये होगा लेसिथिन होगा, या तो एक इनोस्टॉल होता है, और भी काफी सारी, या फॉस्फोडाइसिराइन होगा। तो लेकिन आपको जो ज्यादातर करना होता है वो ये वाला है, सेफेलिन और लेसिथिन। और जो भी आप सेल मेम्ब्रेन का सीफा वर्ड जहां पे भी आए,
Sifa word will be related to the brain. Sifa word will be related to the head. तो जहां में भी आपको सिफा वर्ड देखे, जरा बच्चों ये किससे रिलेटेड होगा? हेड, और हेड में क्या रहता है? ब्रेन होगा। तो ये आपको याद रखना है, एकदम से पकड़ना है कि भाई सिफा का मतलब जो है कुछ हेड से कहानी हुआ। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग इथेनॉल एमाइन के बारे में, और जो कि एक स्ट्रक्चर होगा और प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और काफी ज्यादा उसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और अब हम लोग का नेक्स्ट वाला ये स्ट्रक्चर है जो देखना है, वो है लेसिथिन का, और ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने दिया है। फॉस्फेटिडिल इथेनॉल का नहीं दिया है, बट लेसिथिन का दिया है, लेकिन आप लोगों को दोनों पूछा जाता है, लेसिथिन का भी पूछा जाता है, सेफेलिन का भी पूछा जाता है। अब क्या कौन से फॉस्फोलिपिड को हम ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड कहेंगे? क्या अल्कोहल होना चाहिए? आप ग्लिसरॉल। जो ट्राइएसाइल ग्लाइसरॉल में कितने फैटी एसिड थे? 3 फैटी एसिड। लेकिन जो ये फॉस्फोलिपिड है, इनमें कितना फैटी एसिड होता है? 2 ही होता है, और एक ग्लिसरॉल होता है। इज देयर एनी डाउट? नो सर। चलो मैं आपको बाकी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। चलो टेक केयर, आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर।